नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 99वीं कड़ी में हम आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज एक विशेष दिन भी है। आज 2 अक्टूबर है और गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस है। कि पहले इन विषयों पर हम चर्चा करें, गांधी जी के बारे में और गांव सरकार के बारे में। उसके पहले एक दुखद घटना जो कि जिस सूचना मिली है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। आज घाटमपुर में, कानपुर नगर में घाटमपुर स्थान है जहाँ जानते हैं, उसके निकट एक ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी। उसमें 40-50 लोग बैठे थे और वो देवी दर्शन करके लौट रहे थे। ट्राली उलट गई और उसमें 30-35 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बड़ा दुखद है कि गाँव में हाहाकार, कितना बड़ा हाहाकार मचा हुआ, कितने परिवार वीरान हो गए, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर तो मैं पहले तो अपनी संवेदना सारे परिवार के लोगों को जो जिनके परिवार से लोग इस दुर्घटना में चल बसे हैं, साथ ही सभी मृत्यु आत्माओं के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सरकार से मांग करूँगा कि ये जितना जल्दी हो सके इन लोगों को आर्थिक सहायता दें, अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि गाँव, ये सब लोग गाँव के गरीब सामान्य लोग थे, गरीब लोग थे, क्योंकि ट्राली में जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि कितने गरीब लोग रहे होंगे। तो अधिक से अधिक ये उनकी गरीबी को न देख के, जो सामान्यतः जो बड़े से बड़े मामले में क्षतिपूर्ति सरकार देती है, तत्काल उनको जाके उनके गाँव तक 1-2 दिन के अंदर दे। और उन लोगों को जितना सरकार की तरफ से जब सांत्वना मिलती है तो थोड़ा सा राहत मिलता है। तो सरकार को जितना जल्दी हो सके इसको करना चाहिए। इसी विषय में मैं गांव सरकार, अगर देखिए गांव सरकार रहती तो जिन गांव के लोग वहाँ उस ट्राली में रहे होंगे और जो इसके शिकार हुए दुर्घटना के, गांव सरकार रहती तो निश्चित रूप से उसमें सब अपने अपने गांव में सक्रिय होकर अधिक से अधिक सहायता देने की कोशिश करती। ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। तो अब ये व्यवस्था जितनी सरकार की, और सरकार की व्यवस्था आप जानते हैं कि कितने धीरे धीरे और लचर और कितनी कानूनी पेचीदों के बीच में आगे निकलती है। पैसे की घोषणा तो तुरंत हो जाती है, लेकिन वो पैसा प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल होता है। तमाम कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, सालों तक पैसे नहीं मिलते। तो इस दृष्टि से मैं कहूँगा कि सरकार से अनुरोध करूँगा कि निश्चित रूप जितना जल्दी हो सके निश्चित कर दें कि 1 दिन, 3 दिन के अंदर सबको सहायता मिलेगी, ताकि जो पीड़ित परिवार है उनके आंसू पोंछे जा सकें। और ऐसी दुर्घटना बिल्कुल हृदय को हिला देने वाली घटना है। 35-40 लोग अगर मर गए हैं एक घटना में, तो ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत हम सब लोगों को बड़ी में जो वेदना हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जब सहायता पहुंचाने में जो भी संबंधित लोग हैं जितनी जल्दी और शीघ्रता करेंगे उतना ही परिवार के लोगों को सांत्वना मिल सके। अब आज के विषय पर चर्चा करेंगे। ये आज गांधी जी का 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जी का जन्म दिवस है और इसको पूरे देश भर में मनाया जाता है इसको। लेकिन गांधी जी का जो जिक्र मैं यहाँ इसलिए विशेष रूप से करना चाहूँगा कि गांव के बारे में अगर जितने भी महापुरुष हुए हैं, गांव के बारे में जितना गांधी जी ने जितने बार बोला है, जितने बार कहा है, जितने बार लिखा है, जितने बार विचार किया है, उतना विचार किसी भी महापुरुष ने, भारत के किसी भी महापुरुष ने नहीं किया। उन्होंने एक वो अपनी पत्रिका छाप अपना खुद निकालते थे, अखबार हरिजन, यंग इंडिया। और जब भी वो जाते थे दौरे पर, तभी गांव की चर्चा करते थे। तो हमेशा निरंतर उसमें गांव के बारे में लिखा करते थे। तो इसलिए आज 2 अक्टूबर जब हम गांव की सरकार की चर्चा करते हैं और गांधी जी के जन्म दिवस की चर्चा करते हैं, तो विशेष रूप से गांधी जी के उन विचारों पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने गांव के बारे में कहा है। बहुत कहा है, इतना ज़्यादा कहा है कि अगर हम चर्चा करें तो घंटों उनकी सोच और समझ और उनके विचार जो गांव के बारे में थे उस पर बीत जाएगा। लेकिन हम जो उनकी मुख्य बातें थी
उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। और ये हम विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ कोई पहली बार में नहीं कर रहा हूँ और न कोई नई बात कर रहा हूँ। ये मैं वही बात कर रहा हूँ जो हमारे इस देश में, गांधी जी तो हमारे राष्ट्रपिता थे, आप बाकी नेताओं को छोड़िए, बाकी राजनीतिक लोगों की बात छोड़ दीजिए, गांधी तो हमारे राष्ट्रपिता का दर्जा मिला उनको, और राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है उनको, तो इसलिए उनकी बात को तो हम हल्के से नहीं ले सकते। उनकी बात को तो हमको हर देश के हर प्रत्येक नागरिक को उनकी बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, उसकी महत्ता देना चाहिए, उस पर काम भी करना चाहिए। तो गांधी जी ने जो कहा था उसके ही आज हम चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को, जिस किसी को भी संदेह होगा कि ये कोई मैं योजना बता रहा हूँ, कोई एक नई विचारधारा लेके आ रहा हूँ, कोई नई बात मैं देश के सामने रख रहा हूँ और ये संभव कैसे है, नई बात है ये, तो ये सारे आपके अंदर से ये विचार हट जाएं और आप समझें कि ये जो बात कही जा रही है इसके देश के लिए बहुत दिनों से इसको प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जाना चाहिए वो लागू नहीं हो रहा है। अब बहुत लोग ये समझते होंगे कि ये गांव सरकार तो है नहीं, गांव पंचायत है। तो मैं इसको बताऊंगा कि गांव सरकार के जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, गांधी जी ने भी गांव शासन इस्तेमाल किया है। अब गांव शासन और गांव सरकार तो एक ही हुई है ना। गांव शासन वो कहते थे, हम गांव सरकार कह रहे हैं। तो इसलिए बहुत से लोग हमको इस बात पर आपत्ति उठाते हैं कि ग्राम पंचायत है, आप ग्राम पंचायतों को वो आप ग्राम सरकार क्यों कहते हैं? ग्राम सरकार की अवधारणा कहाँ है? और यहाँ तक पहुँच जाते हैं कहते कहते कि संविधान में ग्राम सरकार कहाँ है? संविधान में तो ग्राम पंचायत लिखा है। तो वो गांधी जी, और गांधी जी कब कहते थे? गांधी जी 1929 से 39 में, 40 में, 47 में जब जब भी उन्होंने लिखा इस विषय पर, और जब जब भी उनको किसी कार्यक्रम में इस संबंध में गए तो उन्होंने इस बात को उठाई। वो मैं अभी आपसे चर्चा करूँगा, और मैं इसलिए उद्धृत करूँगा कि ये उनकी बात को मैं आपको उस पुस्तक में जो लिखा है उसको पढ़ में सुनाऊँगा, ताकि आप ये समझें कि नहीं मैंने तो गांधी जी के बारे में अपने मन से जोड़ लिया है और उसको हम कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि उन गांधी जी ने जो जो बात कही थी उसको उनके ही पुस्तक से, मेरे सपनों का भारत एक प्रकाशित पुस्तक है, और उसमें गांधी जी के सारे विचार, जिन जिन चीज़ों के बारे में विचार वो प्रकाशित हुए हैं, उसी पुस्तक से मैं गांव के बारे में जो उन्होंने कहा है उसका मैं आपको पुस्तक भी दिखाऊंगा, और हूबहू जो उन्होंने पुस्तक में जो अंकित किया गया उसी को उद्धृत करूंगा, ताकि उसकी प्रमाणिकता को आप समझ सकें। ये न सकें कि ये मेरा विचार है और जिसको मैं गांधी जी के विचार को उनके नाम पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा कि देखिए, गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू हुआ और जिससे वो अपने को आंदोलनकर्ता के रूप में अपने को स्थापित कर पाए, तो सबसे पहला गांधी जी देश भर में जब लगा, गांधी जी की जो स्थापित करने की जो प्रक्रिया थी वो गांव से ही शुरू हुई थी। और 1917 में 15 अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के लिए जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया, वो एक वहीं से गांधी जी देश के स्तर पर गांधी जी को लोगों ने समझा, और एक भारत की एक तरह से एक जो गांधी जी की सत्याग्रही क्रांति थी, सत्याग्रही आंदोलन था, समझ लीजिए, उसकी शुरुआत पहले वो अफ्रीका में कर चुके थे, लेकिन भारत में जो उनके सत्याग्रही आंदोलन की शुरुआत हुई वो समझ लीजिए कि बिहार के चंपारण के उस गांव से, जहाँ की 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने शुरू किया था, यहीं से शुरू हुई। और फिर वहीं गांधी जी ने, उसके बाद ही वो गांधी जी ने कपड़ा भी पहनना भी छोड़ दिया, वो सूट बूट और वो सामान्य कपड़े, वही तो आप धोती और ऊपर से चादर ओढ़ के चलते थे, और ये दिखाते थे कि हमारे देश में जब किसान इतने गरीब हैं तो हम कहाँ से ये कपड़े क्यों पहने, क्योंकि गाँव जब चंपारण गए दिखा उन लोगों के पास वस्त्र नहीं है, किसी तरह नंगे धड़ंगे लोग शरीर को ढके रहते हैं। तो वहीं से शुरुआत है। तो ये देखिए गांधी जी की पहली कितनी महत्ता है गाँव की, गांधी जी ने इस महत्ता को समझा 1917। उसके बाद गांधी जी इस समस्या के निवारण के लिए क्या करना चाहते थे? गांधी जी ने जब जब भी लिखा, कभी और उन्होंने लिखा कि ग्राम पुनरुत्थान, ग्राम आंदोलन, गांव सुधार आंदोलन, गांव के बारे में, मतलब कभी किसी न किसी रूप में उनको लिखते ही रहते थे।
और मैं तो आपको बताऊंगा गांव पुनर्निर्माण उन्होंने कहा, पुनर्रचना गांव का, आदर्श गांव, और ये सारी शब्दावली का इस्तेमाल कर करके वो बार बार गांव के बारे में कहते हैं। अब हम उनके जो गांव के शासन के बारे में जो उन्होंने कहा, इसके पहले वो कहते थे कि ग्राम स्वराज हो, ग्राम शासन हो, ग्राम स्वराज में कैसे ग्राम स्वराज होगा, कैसे ग्राम शासन होगा, इन बातों में वो जो उनके विचार थे वो क्या थे वो मैं आपको रखूँगा। तो मैं आपको ग्राम शासन का जो अंग है, ताकि क्योंकि हम ग्राम सरकार की जब बात करते हैं, गाँव सरकार की, तो बार बार मेरे समझ से सामने इन लोगों का बात उठता है, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि उनकी पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत करके और उसके अंश में आपके सामने पढ़ूँ। देखिए, ये है गांधी जी का मेरे सपनों का भारत। देख लीजिए, ये गांधी जी के मेरे सपनों का भारत है। इसी पुस्तक से मैं आपके उद्धृत करूँगा, मेरे सपनों का भारत। अब इस पुस्तक में देखिए, मैं कहाँ शुरू करूँगा, जो उनके ग्राम स्वराज में जब उन की चर्चा करते हैं तो ग्राम के शासन की भी बात करते हैं। अब गांधी जी ने ग्राम शासन का एक अपना उस समय, और ये आज की बात नहीं है, ये हम 42 की सन 42 में उन्होंने ग्राम शासन के बारे में हरिजन सेवक अखबार में लिखा, और उसमें क्या लिखते हैं कि जो मैं आपको पढ़ता हूँ। गांव शासन चलाने के लिए हर साल गांव के 5 आदमियों का पंचायत बनाई जाएगी। इसके लिए नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिग स्त्री पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार होंगे। देखिए, मैं समझिए, इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार होंगे। यह पंचायत अपने 1 साल के कार्यकाल में स्वयं ही धारा सभा, न्याय सभा और कार्यकारिणी सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी। तो जो मैं गांव सरकार की जब चर्चा करता हूँ तो मैं कहता हूँ ना कि न्याय की भी व्यवस्था हो, सुरक्षा की भी व्यवस्था हो, ये सब गांव के लोग अपना खुद करें। तो गांधी जी खुद कहते हैं कि ये पंचायत अपने 1 साल के कार्यकाल में, जब उनका कहना था 1 साल के लिए चुना जाए, आज 5 साल के लिए, गांधी जी ने उस समय की बात मैं कर रहा हूँ कि जब वो गांव के बारे में करते, देश जब आज़ाद नहीं हुआ तब की बात करते थे, तो कहते थे कि धारा सभा मानो गांव सभा समझिए, न्याय सभा और कार्यकारिणी सभा, ग्राम पंचायत का सारा काम संयुक्त रूप से करें। अब देखिए कि ग्राम पंचायत वो 5 लोगों क्यों कहते थे? उस समय जब हम देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारी जो पुरानी परंपरा है उसमें पंच परमेश्वर वाली प्रथा है, मतलब 5 लोग ही गांव की व्यवस्था को चलाते थे और उनको लोग पंच परमेश्वर मानते थे, और वही मुख्य रूप से होते थे। बाकी वो लोग अपने हिसाब से गांव के लोगों को चुन लेते थे कि किसको क्या काम दिया जाए। तो वही गांधी जी के अवधारणा, क्यों गांधी जी अपनी वो जो प्राचीन संस्कृति को बिल्कुल बनाए रखना चाहते थे, तो इसीलिए वो पंच परमेश्वर की अवधारणा लेकर उन्होंने कहा कि गाँव के लोग सब लोग मिलकर 5 लोगों को चुन लेंगे। ये उनकी अवधारणा थी। अब तो जो दूसरी व्यवस्था है, लेकिन गांधी जी का ये अवधारणा था। अब इसके लिए आगे क्या कहते हैं कि ये गांव सभा, गांव सरकार क्या, कि गांव इस ग्राम शासन में, देखिए महत्वपूर्ण दी अभी भी बहुत है, कैसे उसका और उसका स्वरूप क्या होगा। इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार रखने वाले संपूर्ण प्रजातंत्र काम करेंगे। मतलब ये जो ग्राम शासन है बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से काम करेगी। व्यक्ति ही अपनी इस सरकार का निर्माता होगा, मतलब गांव के लोग ही इस सरकार के निर्माता होंगे, यानी बाहरी किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। उसकी सरकार और वह अपने गांव के साथ यह सारी दुनिया की शक्ति का मुकाबला कर सकेगा। मतलब इतनी मजबूत होगी ये ग्राम पंचायत या गांव सरकार की, वो अपनी तो मजबूत सहायता करेगा ही, सारी दुनिया की शक्ति का मुकाबला कर सकेगा। देखिए कितनी ऊंचे विचार गांधी जी ने गांव को क्या समझा, क्योंकि हर एक देहाती जीवन सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गांव की इज्जत रक्षा करने के लिए मर मिटे।
ये गांधी जी कहते थे कि जो गांव की शासन होगी वो अपनी इज्जत, मतलब एक एक व्यक्ति, गांव के व्यक्ति की इज्जत करने के लिए, और ये पूरे गांव की इज्जत के लिए मर मिटे। अब इतनी बड़ी बात गांधी जी का ये अपना इसके लिए गांव सरकार के दृष्टिकोण में उनका था। तो अब मैं ये क्या कि अब तो लोग समझ जाएंगे कि गांव सरकार की बात और जितनी अवधारणाओं की बात हम लोग तो कह रहे हैं उस गांव के लोगों में कैसे था। और गांव की इतनी नहीं है, गांधी जी ग्राम स्वराज की जब और चर्चा करते थे तो उनका ये भी कहना था कि गांव की जो सभ्यता है ना उस पर भी चर्चा करते थे, और गांव की सभ्यता के बारे में उनका एक दृष्टिकोण था। उसे आप लोग समझ लीजिए, जो लोग गांव को हीन भावना से देखते हैं, गांव को समझते हैं पिछड़े, और गांव क्या है, ये तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता है, ये बेकार है, ये वहाँ ज़िंदगी खराब करना है। तो आप जानते हैं कि इसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी ने कहा था कि मैंने इस बात को असंख्य बार दोहराया है, असंख्य बार, ये वो असंख्य शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, कि भारत अपने चंद शहरों में नहीं बल्कि 7 लाख गांवों में बसा हुआ है। ये कहे असंख्य बार मैंने कहा है कि भारत जो है 7 लाख चंद शहरों में नहीं 7 लाख गाँव, अगर भारत की आगे कल्पना है तो समझिए यह 7 लाख गाँव में बसा हुआ है। और आगे गांधी जी ने क्या कहा कि अगर गांव की सभ्यता के बारे में अगर आपको समझना हो तो ये समझ लीजिए कि गांधी जी कहते थे कि हम एक साथ ऊंची ग्राम सभ्यता के उत्तराधिकारी, हम एक ऊंची ग्राम सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये गांव पिछड़े हैं, वहाँ क्या है, गांव तो कूड़ों का ढेर है, गांव में सब कुछ न कोई झूठ फरेब तीन तिड़म अज्ञानी जातिवादी ये सब रहते हैं, उन लोग बहुत गर्व से कहते हैं लोग, कोई वो छिपाते नहीं हैं लोग। अब मैं तो आपको चर्चा करूँगा, इसकी चर्चा करूँगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये सब असभ्य लोग हैं, ये क्या जानते हैं, गंवार हैं सब, इनके लिए कुछ नहीं हो सकता, वो इसी हाल में मरने जीने मरने के लिए पैदा हुए। उनके लिए गांधी जी कहते थे कि गांधी कहते थे कि हम एक ऊंची ग्राम सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हमारे देश की विशालता, आबादी की विशालता, मानो यह तय कर दिया है कि इसकी सभ्यता ग्राम सभ्यता ही होगी। इस बात को जरा ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा कि जितना बड़ा देश है हमारा, जितनी बड़ी आबादी है, जितने गांव हैं, ये मान के चलिए कि भारत की सभ्यता गांव इतनी विशालता में कि भारत की सभ्यता गांव की ही सभ्यता होगी। तो ये जो शहरी लोग हैं, वो ये शहरी लोग का ये कहना है कि भारत शहर है, गांव नहीं है, गांव भारत नहीं है बल्कि शहर भारत है। और गांव के लोग तो इसलिए बने हैं कि जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनके पोषण के लिए बने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गांव बने। ये बड़ा साफ गांव वाले शहर वाले उनकी मानता है, और कि ये गांव बने हैं शहर वालों को पोषण करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए बने, उनकी अपनी कोई, और वो उनकी सभ्यता भारत की सभ्यता है। तो गांधी जी क्या आप दिखा कि हमारी नीयत है कि हमारे बहुत बड़े सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं, जो हमारी विशालता दिखाती है के नाते स्पष्ट है, तो इसीलिए हमारी गांव सभ्यता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये गांव के जो लोग हैं, इस हालात में आप समझिए कि जो ग्राम पंचायतें गांव में पहले से जो चलती आ रही हैं वो कोई आज की नहीं है, आदिकाल से लिया। अगर उस सभ्यता को इतने दिनों तक वो चलाया तो इसका मतलब है कि उसकी कितनी बड़ी शक्ति और कितनी बड़ी ताकत उस सभ्यता में रही होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि गांव के जो, अब उन्होंने भविष्य की जो बात कही कि गांव को हमको ऐसा नहीं बनाना है कि अब केवल गांव के लोग जिंदा रहें, बल्कि उन्होंने कहा कि बलवान और समृद्धशाली गांव के बनाना है। और एक बात उन्होंने बहुत बड़ी कही थी, जो कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि गांव सरकार की बात मैं क्यों कहता हूँ, कि पंचायत राज में केवल पंचायत की आज्ञा मानी जाएगी और पंचायत अपने बनाए हुए कानून द्वारा ही अपना कार्य करेगी। अब ये भी बात मैं जब आपके सामने रखता हूँ कि गांव की जो सरकार है,
यही तो मैं कहता हूँ, खुद अपना नियम बनाएगी, खुद अपनी व्यवस्था बनाएगी, खुद चलाएगी। ये गांधी जी भी कहते थे और उन्होंने कहा था खुद अपना नियम बनाएगी और वो खुद अपने इस कानून के द्वारा और अपने बनाए हुए कानूनों के द्वारा कार्य करेगी। एकदम हूबहू अगर आप देखें जिस बात को हम लोग इतना दिन से कहते आ रहे हैं, गांधी जी ने कितना पहले कह रखा है, लेकिन गांधी जी की बात लोगों को देश में, आज के देश जब आज़ाद हुआ तो गांधी जी नहीं रहे संविधान लागू होने के बाद। खैर जानते हैं आप, संविधान में गांव पंचायत उनकी बात कोई गाँव के बारे में लागू नहीं, स्वराज का ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था उन्होंने दी थी उसको लागू नहीं किया लोगों ने, केवल लिख दिया सिद्धांत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जिक्र कर दिया कि ग्राम पंचायतें भविष्य में सरकार चाहे तो बना सकती। चलिए, गांधी जी की नहीं बात मानी आप। अब ये 73वां संशोधन 1992 आया, संविधान में संशोधन होके अब उस संविधान में संशोधन करके ये व्यवस्था को गांव पंचायत की व्यवस्था लागू करी, जिसको कि हम गांव सरकार कहते हैं। संविधान में भले नाम दिया ग्राम पंचायत का, क्योंकि संविधान में जो संविधान बना था ग्राम पंचायत में अनुच्छेद 40 में उसमें ग्राम पंचायत लिखी थी, तो इसलिए संविधान में जब 73वां संशोधन हुआ तो वहाँ भी ग्राम पंचायत लिखी गई और तो सरकार नहीं लिखी गई। तो लेकिन उसकी जितनी भी अवधारणा है उस जो 73वें संशोधन थे जो 1992 में बना, वो बिल्कुल ग्राम सरकार की अवधारणा है। जैसा गांधी जी ने कहा कि गांव अपना खुद नियम बनाएगी, खुद सारी व्यवस्था अपने चलाएगी और सारी शक्तियाँ उसके पास रहेगी, ये गांधी ने कहा। तो उन लोगों ने उस प्रेरणा को लिया, चलिए बहुत देर में लिया। गांधी जी कहा कि सारा वो अपने जितनी शक्ति उन्हें जरूरत होगी अपने गांव का विकास करने के लिए वो सब चल लेंगे, खुद अपना नियम बनाएंगे और सब अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और सारे लोगों को उनके नियम, उनके आदेशों का पालन करना होगा। ये गांधी जी ने साफ समझ बस। तो अब उन्होंने तो वो उसी दृष्टि से एक तरह से आप देखिए कि संविधान भी बना है, अगर आप ईमानदारी से उसकी व्याख्या करिए, और जैसा कि मैं व्याख्या करता रहा उसी दृष्टि से बना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राज्य सरकार है, चूँकि नेताओं का और अधिकारियों का गांव सरकार को नहीं चाहती हैं कि इनको पूरा अधिकार दे दें, क्योंकि नहीं चाहती। वो तो बहुत स्पष्ट रीजन मैंने भी कई बार कह चुका हूँ कि उनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी और उनकी अधिकारियों की अधिकारीगिरी खत्म हो जाएगी, मतलब और दोनों का लूटने का मौका खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो गांव को अधिकार नहीं देते, चाहे गांधी जी कहें चाहे कोई कहे, उनको इससे परवाह नहीं है। तो या संविधान का न गांधी जी की उनको परवाह है और न संविधान की परवाह है, क्योंकि उनका अपना मकसद तो पूरा नहीं होगा। गांधी जी की बात मान लें तभी नहीं पूरा होगा और संविधान की बात मान लें तभी नहीं पूरा होगा, तो उन्हें तो मानना नहीं। आज 2 अक्टूबर को मना रहे होंगे तब गांधी जी की बड़ी बड़ी बात कर रहे होंगे, गांधी जी को जाके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होंगे, माला पहना रहे होंगे। और लेकिन उनसे ये पूछिए कि गांधी जी ने ये जो 4-5 बातें कही थी, ये तुम जानते भी हो कि नहीं, या तुमको स्मरण भी है कि नहीं कि गांधी जी ने कहा था कि सारी शक्तियाँ गाँव में होंगी, सारी शक्तियाँ जरूरतें को जितनी ज़रूरत की उनकी शक्ति है उनके पास होगी गांव सरकार के पास, और उस हिसाब से सारे अपने हिसाब से वो चलाएंगे, जो भी उन्हें ज़रूरत होगी उसका नियम बनाएंगे, जैसी भी ज़रूरत हो वो ऐसा कानून बनाएंगे, जो भी होगा वो व्यवस्था बनाएंगे और जैसी व्यवस्था होगी वो चलाएंगे और सबको उनके व्यवस्थाओं को मानना होगा। तो ये तो माने, ये तो उनको पता भी नहीं होगा और मानेंगे भी नहीं। और गांधी को अगर पता भी हो तो कहेंगे अरे गांधी के हिसाब से तो नहीं देश चलता है, चलेगा संविधान से। और चलिए तो संविधान से कहेंगे, अब संविधान में जो लिखा है उसकी ऐसी व्याख्या करेंगे। संविधान में भी सारा अधिकार दिया, 29 विभाग कह दिया कि सब चलाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट रहेगा। तो उन्होंने धारा अपने राज्यों में, हर राज्यों ने, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की अधिनियम की धारा 15 बना दिया, जिसमें लगा कि जो भी गांव में सरकार काम करेगी वो राज्य सरकार के अधीन करेगी, धारा 15 लगा दिया। तो इतनी इस तरह से इन लोगों का किस तरह से गाँव को गुलामी बनाए हुए हैं और गुलाम बना के उनको रखे हुए हैं। और गुलाम गांधी जी तो सारी जिंदगी गुलामी की लड़ाई के लिए लड़ते रहे, और वो गांव, और उनकी लड़ाई ये थी कि वो तो ये भी कहते थे कि जब गांव में ये गांव सरकार देश आज़ाद होगा। और उन्होंने कहा था, एक बहुत बड़ी बात कही थी, और वो भी मैं आपको सुना दूँ कि गांधी जी ने ये हमेशा हम लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे मौका, सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हम उसी किताब से आपको कोट कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के हर एक गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं इस तस्वीर को, इस
तस्वीर को साबित कर दूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, या यूँ कहिए कि न तो कोई पहला होगा न आखिरी। कितनी बड़ी बात, कितना महत्वपूर्ण बात गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारे जो सोच है वो ग्राम पंचायत की वो लागू हुई तो आखिरी व्यक्ति और पहला व्यक्ति, मतलब गांव का सबसे बड़ा आदमी हो, सबसे छोटा आदमी हो, सब एक जैसे हो जाएंगे, न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा, बल्कि पहला व्यक्ति आखिरी व्यक्ति सब एक ही जैसे होंगे। ये अवधारणा समझ लीजिए ग्राम सरकार, और यही मैं भी कहता हूँ कि जिस दिन गांव सरकार बन जाएगी, सबकी जब भागीदारी हो जाएगी, सब व्यवस्था में भागीदारी हो जाएगी, व्यवस्था में निर्णय लेने की भागीदारी हो जाएगी, तो छोटे बड़े का अपने आप भेद मिट जाएगा, जात का भेद मिल जाएगा, धर्म का भेद मिल जाएगा, क्योंकि सब निर्णय में सब भागीदार हो जाएंगे। और जब सब निर्णय सब भागीदार हो जाएंगे तो गांव अपने आप में उसकी आप कल्पना करिए कैसा होगा। और तो गांधी जी भी कहते ऐसी व्यवस्था होगी, लेकिन आप गा दिए गाँव को किस तरह टुकड़ों बांट दिया। इन टुकड़ों में इतना बांटा है कि गांव में कोई एक अगल बगल वाला भी गांव में, कभी आप कल्पना कर सकते कि अगल बगल घर वाला भी गांव में एक दूसरे से बात नहीं करता। पूरा गांव बटा हुआ है, जात के नाम पर सब नेतागिरी चमकाए रहते हैं और हर जातियों को टुकड़े करते हैं। एक गांव में कम से कम 20 जब पहले 10-20 जातियाँ होती थी, और गाँव में जाके खोज के उन सबों ने गाँव के छोटे भैया नेता, बड़े बड़े नेता भी, चाहे तो मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, वो सब भी उस गांव में एक को नहीं 20-20 40-40 गांव 50-50 गांव के जात पैदा कर दिए खोज के, ये जाति है तुम्हारी, ये जाति है। उनको शक्ति नहीं दिया, जो जातियों के लोग हैं जिनको निर्णय लेने की शक्ति नहीं दिया, बस उनको ये पहचान कराया कि तुम्हारी ये जाति है और तुम सबसे नीच हो। अब तुम नीच हो तो नीच से ऊंच बनने में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, अधिकार चाहिए, वो दिलाने की बात नहीं करते। हम सबसे भी नीच आदमी हैं। हालांकि अम्बेडकर ने यही कहते थे कि तुम अधिकार लो, कर्तव्य लो। अधिकार और कर्तव्य की बात करो, जिस दिन तुम्हारे अम्बेडकर कहते थे कि जिस दिन तुम्हारे अधिकार और कर्तव्य आ जाएंगे तुम्हारी सबसे बड़े तुमको जरूरत नहीं है बराबरी करने की, तुम्हें बार खुद बराबरी आ जाएगी। अधिकार लो, कर्तव्य लो, निर्णय लेने की क्षमता पैदा करो। तो ये अम्बेडकर भी कहते थे, लेकिन अम्बेडकर को भी मानने वाले सब के सब खत्म कर दिए। और उनको भी नहीं, तुम नीच हो, सबसे बड़ी बात, और नीच लोग हो, इसलिए सब नीचे एक साथ जुटो और एक साथ नीच जुट के संघर्ष करो। अरे अधिकार है नहीं, ताकत है नहीं, संघर्ष किससे करोगे भाई? पहले तो तुम नीच हो, तुम हीन भावना से ग्रस्त हो गए, तुम वो नीच साबित कर दिया। फिर अधिकार भी नहीं है तुम्हारे पास, क्षमता भी नहीं है, उसके बाद कहो संघर्ष कर। तो होता क्या है कि बेचारे नीचता के भाव से खड़े होते हैं और वो बदल जाता है उनके अधिकार कर्तव्य जो उनके हैं वो न होके उनके एक फाल्स ईगो पैदा हो जाता है, और फाल्स ईगो से वो घृणा के पात्र हो जाते हैं और वहीं वहीं खत्म हो जाते हैं। इन भावनाओं को जो गांधी ने कहा, अम्बेडकर ने कहा और भी महापुरुषों जो उनकी गहराई को समझ के हमें अपने अधिकारों कर्तव्य को लिए लड़ना है, तो वही अधिकार हमारे मिले हुए हैं, संविधान ने दिया हुआ, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसीलिए मैं गांधी जी की आज चर्चा विस्तार से मैंने कर दिया कि गांधी जी इस तरह के चाहते थे कि हमारे गांव शासन हमारा ऐसा हो। तो ये गांधी जी की बात यहाँ आपको मैंने इसलिए रख दिया कि आज 2 अक्टूबर का दिवस है और किसी का इस पर गांधी जी के तौर पर ध्यान दिया नहीं, तो छोड़िए तो माला पहना के चले आएंगे। संविधान की बात हम करते हैं कि अब संविधान की बात है, नो मानिए, चलिए संविधान की बात। और संविधान में आज हम के हिसाब से जो व्यवस्था है, आज हम छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ राज्य आप जानते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वो पहले इसमें था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से ही हट के एक अलग राज्य बना छत्तीसगढ़, और नवंबर 2000 में एक अलग राज्य बन गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब पंचायती व्यवस्था वही है जैसा कि मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, बल्कि वो कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का ही पंचायती राज अधिनियम 1993 वहाँ संशोधन के साथ लागू किया गया। एक बात मैं आपको बताऊँ कि मध्य प्रदेश जब ये जो संविधान का 73वां संशोधन लागू हुआ 1992 में, तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था, पहला राज्य जिसने कि उस 73वें संशोधन के हिसाब से 1992 में जो लागू हुआ, 1993 में अपना पंचायती राज व्यवस्था बनाया। और मध्य प्रदेश की उस व्यवस्था के नकल करके तमाम लोगों ने, और मैं ये कहूँगा कि दूसरे राज्यों ने बनाया। तो इस मामले में मध्य प्रदेश
अग्रणी रहा। और मध्य प्रदेश के आधार पे उन्होंने अपना, छत्तीसगढ़ ने भी मतलब जब 2000 में वो अलग हुआ तो मध्य प्रदेश की उसी पंचायती व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया, वो लागू कर दिया उनके संशोधन के साथ। तो आजकल छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधित अधिनियम 1993 वहाँ भी लागू, इस तरह से लागू है आपका छत्तीसगढ़ में। वही वहाँ सरपंच हैं, जिला प्रधान नहीं, वहाँ सरपंच हैं, उप सरपंच हैं। 10 से एक गांव में 10 से 20 पंच होते हैं, जो सदस्य होते हैं पंच होते हैं। उनके यहाँ भी सीधी चुनाव होता है। सरपंच का जो प्रधान, ग्राम प्रधान मतलब सरपंच का वो सीधा चुनाव किया जाता है, और पंचों का भी सीधा चुनाव करते हैं। और पंच लोग जो है वो उप सरपंच भी हैं, उप सरपंच का चुनाव करते हैं। और उसी तरह से उनका सारी व्यवस्था चलती है लगभग, आप समझ लीजिए। अब लेकिन 2-3 वहाँ विशेषताएँ हैं। एक सबसे अच्छी विशेषता वहाँ की ये है कि वहाँ के जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा भी है, ग्राम पंचायत भी है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ भी आ सकता है। वहाँ भी उसी तरह से है, पंचायत सचिव है, ग्राम पंचायत सचिव। वहाँ भी 2900 बीघा के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वहाँ भी वो लगा दिया गया कि वो राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होगी। लेकिन वहाँ एक विशेषता ये है कि ग्राम सभा की जो बैठक है, ये एक अच्छी अलग है थोड़ा सा। उन्होंने कहा दिया कि हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो 2 ही बैठक है, गांव सभा की 2 बैठक, और एक यहाँ शायद मार्च अप्रैल में है, और एक मई ये सितंबर अक्टूबर में 2 ही बैठक होती है। वहाँ ग्राम सभा की बैठक उन्होंने 6 बैठक कहा कि 6 बैठक होगी, और ये भी कहा कि एक बैठक जो है कम से कम 3 महीने में एक बैठक, और बैठक उन्होंने तिथि भी निर्धारित की है। ये सबसे बड़ी रोचक बात है कि वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि देखिए उन्होंने अपने महापुरुषों का भी किस तरह से ध्यान दिया, और बैठक को भी एक तरह से निश्चित कर दिया कि इस दिन बैठक होनी है, और ताकि उस दिन बैठक हो तो सारे लोग जुटें और एक तरह से महापुरुषों को भी याद करें। उन्होंने जो ग्राम सभा की बैठक निश्चित किया वो है कि पहला है उनका है 23 जनवरी, यह सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। 23 जनवरी देखिए एक महापुरुष की यादगार में वो एक ग्राम सभा की बैठक होगी 23 जनवरी। दूसरा है 14 अप्रैल, वो है अम्बेडकर की जयंती है, तो 14 अक्टूबर को एक बैठक होगी। तीसरा तिथि निर्धारित किया उन्होंने 20 अगस्त, वो है राजीव गांधी की जन्मतिथि। और चौथा है 2 अक्टूबर, आखिर मतलब गांधी जी की जन्मतिथि। आज वहाँ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, यही व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश का तो मैं नहीं जानता, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये शायद मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की अपनी व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ में आज गांधी जी के ग्राम सभाओं की बैठक हो रही होगी, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जी का भी जन्मतिथि भी मनाएंगे, जन्म तिथि बनाएंगे, और उसके साथ साथ अपने गांव की समस्या का समाधान होगा। और ये 2 अक्टूबर को बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही होगी, क्योंकि गांधी जी का वो सपना जो था, निश्चित रूप से उनके मन में ये भाव हुआ, गांधी जी का ही ये गांव पंचायतों का जो असली सपना है, उसको उनके अंदर प्रेरणा होगी कि इसको हम लोग साकार करें। इसके अलावा 2 बैठक और है, वो जून में कर सकते हैं, अक्टूबर में, और वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि कौन देता है। तो ये छत्तीसगढ़ की अपनी विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि जैसे मध्य प्रदेश में है कि 2 तरह के वहाँ हैं, एक तो ग्राम पंचायत, सामान्य ग्राम पंचायतें हैं, और कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं, मतलब ट्राइबल्स एरिया है। तो ट्राइबल एरिया में हूबहू एक ग्राम पंचायत के नियम नहीं लागू होते, थोड़ा उनके अलग नियम है। और उनके जो सबसे ट्राइबल एरिया मतलब में जो अनुसूचित जाति नहीं बल्कि जनजाति वाले, ट्राइबल माने जनजाति, तो जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए अलग से नियम लागू होते हैं जो गांव हैं। और वहाँ एक नियम यह है कि जो जनजाति से जो का व्यक्ति होगा वही उन गांव पंचायतों का अध्यक्ष होगा या सरपंच होगा। तो ये वहाँ की आपको व्यवस्था मैंने आपको संक्षिप्त बता दिया। और अब ये अंत में मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए ये 75 साल हो गए गांधी जी का अपनी बात स्वराज के बारे में, गांव स्वराज के बारे में, ग्राम शासन के बारे में गांधी इतना कहे, तो उसके ठीक है, उनके कहने से का ये जरूर उनसे प्रेरणा लिया होगा लोगों ने, और संविधान में उस व्यवस्था को दी।
लेकिन गांधी जी का अगर आप लोग आज जितने लोग मना रहे हैं, जितने लोग आज देश भर में, मैं तो समझता हूँ कि सरकारी तंत्र में बैठे हुए सभी लोग मना रहे होंगे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहे होंगे। देखिए, गांधी जी की सत्य और अहिंसा और ये वो बातें और आदर्श की बड़े और भी जो बातें हैं, उसको मानिए या न मानिए, वो आपका एक अपने व्यक्तित्व का अंग हो सकता है, अपने व्यक्तित्व का विचार हो सकता है, आपकी नैतिकता का आधार हो सकता है, आपके जीवन शैली का आधार हो सकता है। लेकिन ये तो ग्राम पंचायत या गांव सरकार की व्यवस्था, ये तो प्रजातंत्र की एक व्यवस्था है, एक संवैधानिक व्यवस्था है जो प्रजातंत्र में इस संविधान ने दिया है। और वो दिया इसलिए कि लोकतंत्र को मजबूत होगा। जैसा कि गांधी जी कहते थे कि आखिरी व्यक्ति भी उतना ही ताकतवर महसूस करे जो कि सबसे ऊंचे पद पर बैठा। यानी कि अगर राष्ट्रपति जी वह बैठे तो जिस संविधान के अधिकार को प्रयोग करके वो राष्ट्रपति बने हुए हैं और बड़े बड़े मामलों में हस्ताक्षर करते हैं, उसी संविधान के तहत जो आखिरी व्यक्ति है गाँव का, वो भी जब आज जैसे मैं छत्तीसगढ़ में मान लीजिए बैठक हो रही, तो छत्तीसगढ़ में इस बैठक में आखिरी व्यक्ति मतलब जो सबसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, वो भी अपना उस विचार रखेगा कि नहीं, मेरे अनुसार इस गांव में इस व्यवस्था में ये संशोधन होना चाहिए, ये होना चाहिए, और नहीं है तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो वो उसको इस व्यवस्था को चलाने में अपने स्तर पर उसको भी उतने ही निर्णय लेने का अधिकार है। ये इसकी आत्मा है, ये इस गांव पंचायत की या गांव शासन की या गांव सरकार की आत्मा ये है कि उसको भी उतनी ही अनुभूति मिले कि वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी जिस तरह से अपने दस्तखत करके अपने को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि मैं देश की व्यवस्था चला रहा हूँ, उसी तरह आखिरी व्यक्ति गांव का बैठा हुआ आदमी, बिल्कुल जिसको निरक्षर भट्टाचार्य किसको कहते कुछ न जाने, उसे भी इस बात का अनुभूत हो कि मैं भी अपने गाँव की व्यवस्था में उतने ही भागीदारी के साथ अपना स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेने का अधिकारी हूँ जितना कि ये लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली संघर्ष से नहीं प्राप्त हुआ, बहुत इसके लिए संघर्ष हुआ है, बहुत बड़े संघर्ष। और संविधान में कोई चीज़ ला जाना कोई आसान बात नहीं है। इस बात को आप रियलाइज करिए। नेता और अधिकारी तो कभी नहीं देंगे, मैं बार बार कह चुका हूँ, ये इनकी आशा मत करिए, ये कभी नहीं देंगे। और इनसे आप उम्मीद करेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाएंगी, ना झूठे वादे करेंगे, संविधान की बात करेंगे, बड़े बड़े आदर्श की बात करेंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे कि वही आपके लिए जी रहे हैं, वही आपके लिए मर रहे हैं। लेकिन नहीं, इनके भरोसे आपको जीना न रहना है, न इनके भरोसे आपको जीना है, इनके लिए मरना है, न इनके लिए मरना है, इनके लिए कुछ नहीं करना है। ये सब आपको धोखा दे रहा है, दिन रात धोखा दे रहा है। आपको अपने अधिकार के प्रयोग करके, अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग करके सारी की सारी ताकत गांव की व्यवस्था चलाने के लिए अपने हाथों में लेके अपने भाग निर्माण करना है। आपको खुद अपने गांव को पुनरुत्थान करना है, आपको खुद अपने गांव में स्वराज स्थापित करना है, आपको खुद अपने एक एक व्यक्ति में स्वतंत्रता और संपन्नता हासिल करना है। ये आज का सबसे बड़ा संदेश होगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।